सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए यहाँ पर जिस खबर का इंतजार था वो न्यूज आ चुकी है और आपके प्राइसेस भी कहीं ना कहीं स्टेबल हो चुके हैं। अगर चार्ट को बिल्कुल समझा जाए तो प्राइसेस भी आपके स्टेबल हो चुके हैं। तो ये न्यूज जिसका हम वेट कर रहे थे, म्यूचुअल फंड, क्योंकि हमें पता है जिस तरीके से मूड माहौल इस स्टॉक के अंदर बिगड़ा था शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं। हमने उस बात को समझ लिया था कि प्रमोटर ने ये क्यों बेचा था और प्रमोटर की तरफ से यहां पर आपका क्लैरिफिकेशन भी आ गया। मूड बिगड़ा था कई लोगों का, वैसे तो अगर हम देखें 100% में से तो एटलीस्ट 70 to 80% लोग, जो पुराने लोग हैं, पुराने निवेशक है ब्रैडकॉम ग्रुप का, वो ये जानता था कि इन एफआईआई से कुछ लेना देना नहीं है। जिनसे लेना देना है वो वैनगार्ड और बाकी जो बिग एफआईआईज हैं जिनका नाम है एक्चुअल में वर्ल्ड के अंदर, उनसे लेना देना है, वो इन्वेस्टेड हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, राइट। तो यहां पर उसकी वजह से हमें यहां पर देख रहे थे, तो हमें पता था कि ये स्टेक इतना कम हो या ज्यादा, और एफआईआईज के बढ़ाने से भी हमें क्या मिला, घटाने से भी क्या मिला, तुरंत जो प्रेशर आया वो सारा सारा एब्जॉर्ब हो गया। तो यहां पर यही देखने वाली बात है। लेकिन 30% 20% की संख्या अभी भी वो ये चिंतित है कि एफआईआईज यहां पर ना आपका 50% बेच गए। देखिए इस स्टॉक के अंदर ना मैं आपको बता दूं, जो एफआईआईज थे अभी भी क्लियर मैं कर दूं ताकि डाउट क्लियर हो जाए नए लोगों का और पुराने लोग जो फंसे हुए हैं अभी तक। जो एफआईआईज इसके अंदर थे, आप पुराना डेटा उठा के देख लीजिए, वीडियोस कई सारी आ चुकी हैं इसके ऊपर, क्योंकि आज से नहीं, बहुत पहले, आज से 1 साल पहले से सवाल उठ रहे हैं कि ये एफआईआईज कैसे है, राइट। उसके ऊपर हमने बात की, इन एफआईआईज से तो कोई लेना देना था ही नहीं एक्चुअल में। इनके पास पता नहीं, मतलब ये कहाँ से कैसे थे, इनके नाम से ही थोड़ा सा समझ में आ रहा था कि ये एफआईआईज वाले नहीं लिख रहे। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका डीआईआईज था, और इसके अंदर आपका एग्रेसिवली वर्क कर रहा था निपॉन इंडिया। इस फंड ने एटलीस्ट पुराने निवेशक और नए निवेशकों को एक नई जान दी थी एक्चुअल में। और आप देखें 9 रुपए से, नहीं तो बेच बाज के निकल जाते, 9 रुपए से 36 रुपए तक स्टॉक गया वापस, क्योंकि ये जो डीआईआईज है वो लगातार अपने स्टेक जो है वो बढ़ा रहे थे, शेयर्स बढ़ा रहे थे ब्रैडकॉम ग्रुप के। जितना ये नीचे जा रहा था उतना ये बढ़ा रहे। तो इनका डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी आगे, क्योंकि निपॉन को हम जानते कौन है, हम जानते हैं आईसीआईसीआई कौन है, हम जानते हैं एसबीआई को कौन है। तो इन पर नजर रखिए, और यही मैं आपसे ना जाने कब से कह रहा हूं। और यहां पर पहला डेटा आ चुका है निपॉन का। निपॉन ने 14.14% यहां पर शेयर्स बढ़ा दिए हैं अपने, और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट है निपॉन का। निपॉन ज्यादातर 2% 4% बढ़ाता था कुछ टाइम से, लेकिन सडनली उसने 14.14% बढ़ाए हैं। तो इस बात पर बहुत एक ना देखने वाली बात होती है कि क्यों बढ़ाए गए और कैसे। तो यहां पर आपका 7,25,129 शेयर्स हो चुके हैं। हालांकि शेयर्स गिरने की जो स्टॉक के प्राइसेस में जो फॉल आया है 36 रुपए से, वहां पर आपका इस फंड की जो एक मार्केट वैल्यू थी, इस शेयर्स की जो वैल्यू होती है, वो उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। तो ये अदरवाइज ये फंड्स भी इतना ज्यादा यहाँ पर ना पॉजिटिव, यानी कि कहें यहाँ पर प्लस में आ गए थे। अच्छा खासा इन्होंने रिटर्न भी बनाया है ब्रैडकॉम ग्रुप से, ऐसी बात नहीं है। और जून में इसी ने निपॉन ने यहाँ पर बढ़ाए थे 2.7%, 2.07% यहाँ पर शेयर्स बढ़ाए थे। 6,35,277 शेयर्स थे, जो कि अब एग्रेसिवली बढ़कर इतना पहुंच गया। पिछले महीने यानी जून में आपका एसबीआई ने भी 9.53% बढ़ाए थे। सबसे ज्यादा हाईली अभी तक का एग्रेसिवली अगर किसी ने बढ़ाया था तो वो है एचडीएफसी। तो नजर रखिए इस पर, ये है सबसे बड़ा डेटा। और आज के सबसे बड़ा इवेंट जो है ना, वो ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर यही है कि आपके निपॉन ने शेयर्स बढ़ाए। एफआईआईज का जो टेंशन था वो बिल्कुल कचरे के डब्बे में फेंक दीजिए, उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। ये जो डीआईआईज हैं, जो हमारे भारतीय जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, ये कह रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर निवेश कर रहे हैं वो। तो ये इस बात का ध्यान रखिए। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी खबरें चलती हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स की वजह से हेजिंग के लिए करते हैं या ये है वो है। देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं, मार्केट के अंदर कुछ 5,000 शेयर्स हैं और हर इंडेक्स के अंदर ना जाने कितने हैं। तो हर एक फंड के पास क्या वो सारे शेयर्स होते हैं, गिने चुने शेयर्स वहां से उठाए जाते हैं। तो उसमें ब्रैडकॉम ग्रुप को ही क्यों उठाया, ये एक मेन पॉइंट है ना। ये फंड्स जो हैं वो बीसीजी को ही क्यों चल रहे हैं,
किसी और अच्छे को चुन लेते हैं अगर उनको बीसीजी पसंद नहीं है तो। उसमें फंड की कोई मजबूरी थोड़ी है खरीदना, फंड की कभी मजबूरी नहीं होती है किसी शेयर्स को खरीद के रखना, राइट। ये आप समझिएगा। तो अगर जो कोई खबर ये कह भी रहा है कि फंड्स को यहाँ पर रीबैलेंसिंग या उसके चक्कर में या फिर इंडेक्स के चक्कर में यहाँ पर ना आपके शेयर्स रखने पड़ रहे हैं बीसीजी के, ये बिल्कुल गलत है। फंड्स की कोई मजबूरी नहीं होती है, ठीक है। अच्छे खासे शेयर्स हैं, उनके अंदर फंड्स नहीं है, अभी तक किसी ने बाई नहीं कर रखा उनको, ना जाने कितने शेयर्स के ऊपर हम लोग बात करते रहते हैं। तो वो यहाँ पर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर खरीदारी हो रही है, मैं तो यही देख रहा हूँ कि DIIs लगातार खरीद रहे हैं इस शेयर को। तो अभी ये बात तो क्लियर हो गई है कि एक फंड ने बढ़ा दिया है। अब HDFC क्या कर रहा है, यहाँ पर SBI क्या कर रहा है, यहाँ पर ICICI क्या कर रहा है, ये सब अभी देखना बाकी है। तो अभी हमें बहुत कुछ अभी देखना है। यहाँ पर आज 6 तारीख है, आज भी शायद और अपडेट आते हुए दिखेगा, तो नजर रखिएगा इसके ऊपर। बाकी क्या लगता है इसके बाद, एक व्यू बताइएगा आप अपना कमेंट सेक्शन में कि क्या लगता है, म्यूचुअल फंड से आप क्या सोच रहे हैं, क्या उनसे देख रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्लीज बताइएगा। अदरवाइज देखिए, अब स्टॉक में ये बात तो समझ में आ गई है कि फंड्स भी लगातार बढ़ा रहे हैं। फंड्स ऐसे यहाँ पर ना इस तरीके से नहीं बढ़ा देते हैं कोई भी शेयर्स, तो ये तो हमें समझ में आ रहा है। बाकी यहाँ पर एक एग्रेसिव बाइंग और हो जाए तो फिर यहाँ पर बहुत दम आ जाए, जैसे DIIs ने सडनली बहुत ज़्यादा शेयर्स खरीदे, 50% अपने शेयर्स बढ़ा दिए, या ऐसा कुछ अगर यहाँ पर आए, जो तंगड़ी एक बाइंग आ जाए ना इसके अंदर, तो फिर एक अलग ही यहाँ पर जोश यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर देखने को मिले, और ये खबर फिर यहाँ पर ना एक लहर की तरह चले। तो ये समझ में आता है, जिस तरीके से किसी स्टॉक के अंदर सडनली म्यूचुअल फंड बाई कर ले तो उसका एक नाम चलने लगता है कि अरे इसने अभी यहाँ पर शेयर्स खरीदे, या कहें निपॉन ने इस कंपनी के शेयर्स से 1-1.5% की स्टेक खरीद ली है। तो फिर ये यहाँ पर ना ऐसा कुछ एक चाहिए, एक न्यूज़ जो कि यहाँ पर धमाल कर सके। तो वो तो है ही। बाकी फंडामेंटल अपने साथ है ही, फंडामेंटल कहाँ ले जाओगे, इनके ऊपर क्या ही डाउट है। यही है बस, फॉरेंसिक ऑडिट है, जो भी आप कह लीजिए फॉरेंसिक ऑडिट है। अब वो यहाँ पर है, उसकी जो क्वेश्चनिंग है वो सोगोज नोटिस से हम समझी गए हैं, वो पेनल्टी वाला काम यहाँ पर समझी गए हैं कि जो पेनल्टी लगी, क्यों लगी, कैसे लगी है, तो वो सारी चीज़ें एक तरीके से आ चुकी हैं। तो वो तो हम समझ गए हैं कि क्या है, आपने भी समझ लिया होगा। तो अभी तक आप अपना डिसीजन बना चुके होंगे इस स्टॉक के लिए, तो ये तो क्लियर। तो अपना जो डिसीजन बनाया ना उस पर कायम रहिए। ये जो वॉलेटिलिटी आप देख रहे हैं ना मार्केट के अंदर, अप एंड डाउन, ये मत देखिए। वो जब भी आपका 4-5 गुना अगर कोई स्टॉक होगा, उसके अंदर अंडर परफॉर्मेंस आएगा एक अच्छा खासा, हाँ, महीने या 1.5 महीने 2 महीने का, आप देखेंगे कि ज़्यादातर स्टॉक्स के अंदर अंडर परफॉर्मेंस आता है, स्टॉक डाउन होता है, ऊपर से करेक्ट होता है। ये बहुत सारे, आप चार्ट उठा के देख लीजिए, अगर कोई आपको स्टॉक ऐसा मिल जाए, वो 100% उसके अंदर कहीं ना कहीं करेक्शन आया ही होगा टॉप से। वेट कर रहा हूं कि यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजी यहाँ पर कब आएगी, क्योंकि टेक का स्टॉक है। और अभी अभी आपके सामने एफएल इंडिया के रिजल्ट्स आए, तो उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे बाद में। लेकिन ये फंड्स अगर आ गया तो फिर मजे ही मजे हैं। टेक फंड है, प्योर टेक फंड है। आदित्य बिरला का भी टेक्नोलॉजी फंड है, शायद मेरे ख्याल से ICICI का भी है। तो ये अगर फंड टेक्नोलॉजी वाले आए, मजे ही आ जाएगा। तो ये यहाँ पर रहने वाला है। तो बाकी आप समझदार हैं, इन सब डेटा को यहाँ पर रीड करिए। अभी सुस्ती है स्टॉक के अंदर, इससे परेशान होने वाली बात नहीं है। आप ये देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं, चीज़ें बदली हैं इस स्टॉक के अंदर। प्राइसिंग जो सिंगल डिजिट में आ गई थी, अब वो डबल डिजिट में है, और आप काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, राइट। वो निचले लेवल हमें देखिए कितने खतरनाक थे, उस जगह पे तो बिल्कुल पिस जाता है ये स्टॉक। आज हम जिस लेवल पर है, थोड़ी सी उसके ऊपर रिस्पेक्ट दीजिए। उसको रिस्पेक्ट देंगे तो फिर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। बाकी जो सुस्ती है वो जल्दी जाएगी। एंड लास्ट यहाँ पर 50 डेमा देखिए, जो फ्रेंकली है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर 50 डेमा में क्रॉस करने में प्रॉब्लम तो हो रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब ये म्यूचुअल फंड की जो खबर है वो कैसे रोल निभाएगी, ऊपर से यहाँ पर मार्केट का टेंशन और बड़ा है। मार्केट का जो मैंने आपको बहुत पहले ही कहा था कि ये मार्केट खराब होने से पहले अगर ये स्टॉक चल जाए ना, 36 रुपये के ऊपर निकल जाए, इससे बढ़िया ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए कोई बात होगी नहीं, शेयर होल्डर्स के लिए। तो ये ना वो अपने को देखने को मिला नहीं। मार्केट में अभी क्या है, मार्केट में टोपी पहनाई आ रही है। मैं आपसे क्लियरली कहता हूं, बैंकिंग में तो ऐसे धड़ाकेदार टोपी पहनाई जा रही है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। पी रेशियोज कहां कहां पहुंच गए। तो ये आप देखिए मार्केट के अंदर ना
टॉप बनेगा जल्दी, ये कहने की बात है। अब वो मनी है, पैसा है, वो किधर भी चेज कर सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन डेटा तो जो है वो यही कह रहा है कि भाई साहब ये कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ तो है। लेकिन खैर फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में ही हमें रहना चाहिए, जिनके पी रेशियो हाई ना हो इस वक्त भी, उन पर नज़र ज़्यादा रखिए, चाहे वो बीसीजी हो या कोई भी हो। तो यहाँ पर इंतज़ार यही है कि ये 50 डेमा को कैसे क्रॉस करेगा ये स्टॉक, 50 डेमा के ऊपर निकल जाए, एटलीस्ट जो एक डाउन साइड बनी हुई है वो एक्चुअल में टूटती हुई नज़र आए। तो ये एक सबसे बड़ी बात है, और म्यूचुअल फंड इसमें कहीं ना कहीं रोल निभा सकता है। तो कल का दिन देखते हैं कैसा रहता है ब्रैडकॉम ग्रुप का। निपॉन के बाद आज में कोई और फंड का अगर नाम आ गया तो और भी अच्छी बात है, तो फिर और एग्रेसिवली, लेकिन एग्रेसिवली तो हो चुका है अभी ये स्टॉक, ये तो क्लियर है, ये म्यूचुअल फंड के डेटा के हिसाब से लग रहा है। सो विन विन सिचुएशन है इस वक्त तो, और जो टेंशन बनी थी शेयर होल्डिंग पैटर्न से वो खत्म होते हुए बिल्कुल नजर आई है DIIs की वजह से। तो आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सिस्टम में कहिए, और अब देश में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।